जब आपका दुश्मन आपको बताता है कि वो आपके साथ क्या करने वाला है, तो कम से कम आपको उसे सुनना चाहिए। मुझे नहीं पता कि यह नया सामान्य कब बन गया कि आपका दुश्मन बार बार आपको बता रहा है। एक दुश्मन सिर्फ कोई साधारण दुश्मन नहीं, ना ही कोई ऐसा दुश्मन जो अचानक कहीं से आ गया हो। एक ऐसा दुश्मन जो सदियों से आपका विरोधी रहा है, और फिर वे आपको बता रहे हैं कि वे आपके साथ क्या करने वाले हैं। फिर भी आप उनकी बात नहीं सुनते। आप बस उसे नज़रअंदाज करते रहते हैं। इसके बावजूद कि आप देखना शुरू कर देते हैं कि आपका समाज कैसे बिखर रहा है। मैंने आपको दिखाया है कि यूके और पेरिस में क्या हो रहा है। हाल ही में पेरिस में दंगे हुए थे। कल ही ब्रुसेल्स बेल्जियम में दंगे हुए थे। ये हर जगह हो रहा है, पूरी दुनिया में, और वे आपको बता रहे हैं कि वे आपके साथ क्या करने वाले हैं। संचार का सबसे प्रभावी तरीका है सुनना। मेरा मतलब है, फिर आप यह समझ सकते हैं कि कोई झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। उनके शब्द और कार्य मेल खाते हैं या नहीं, ये बाद में देखें। पहले सुने कि आपका दुश्मन क्या कर रहा है। आप सुने कि आपका दुश्मन आपको क्या बता रहा है। ऐसी हजारों वीडियो है, ठीक है, सचमुच हजारों ऐसी वीडियो है, और मैं तो अपनी वीडियो भी दोहरा नहीं रहा हूं, ठीक है। ये वीडियो हर हफ्ते बहुतायत में आती रहती है। इस महिला को सुनिए। पश्चिमी नेताओं, आपका समय खत्म हो गया है। आपकी सीमाएं धुंधली हो रही है। नतीजे क्या है? वे जानते हैं। जब वे कहते हैं कि आपकी सीमाएं धुंधली हो रही है, तो उनका क्या मतलब है? यही मतलब है जब वे कहते हैं कि आपकी सीमाएं धुंधली हो रही है। ये पेरिस था। ये पेरिस के लोग नहीं हैं जो ये कर रहे हैं। इसे देखो, इन सबको देखो। तुम्हारी सीमाएं धुंधली हो रही हैं। इन लोगों के पास है। वे सुनते हैं। वे आने वाले नहीं हैं। वे यहाँ हैं। वे सीमाओं के अंदर हैं। वे तुम्हारी सीमाओं के अंदर हैं। वे तुम्हारे देशों में हैं। और फिर भी जब ये सब हो रहा है, हमारे पास अब भी ऐसे लोग हैं जो इसे देख नहीं रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें बता रहे हैं कि वे तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। वे तुम्हें बता रहे हैं कि वे क्या कर रहे हैं। तुम उनकी योजनाओं को अपने सामने साकार होते हुए देख रहे हो। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि कुछ गलत नहीं है। कट्टर दक्षिणपंथी संकीर्णता। टॉमी रॉबिन्सन ही समस्या है। तुम ये बना नहीं सकते। माफ करना, यही वो कह रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी बीमारी को बाहर निकाला जा रहा है और इस्लामिक ब्रदरहुड की एकता आकार ले रही है। इस्लाम के बेटों ने पहले ही ये संकल्प लिया है कि ये लड़ाई या तो जीत की होगी या शहादत की। वे तुम्हारे खिलाफ मरते दम तक लड़ने आ रहे हैं। हम बस एक कदम दूर हैं, तुम जानते हो। जैसे, हे भगवान, हम तुम्हारे झंडों को अस्वीकार करते हैं और जिहाद का आहवान शुरू हो चुका है, और अब ज्यादा देर नहीं है जब वो तुम्हारी बारी होगी। वह ये बात मोगादिशु में नहीं कह रही है। वो ये बात इस्लामाबाद में नहीं कह रही है। वो नहीं कह रही है, देखो ये लोग कितने बेहिचक हैं। वह ये बात डेनमार्क कोपेनहेगन में कह रही है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई नाजी लंदन के पिकाडिली सर्कस या टाइम्स स्क्वायर में 1940 के दशक की शुरुआत या 1933 से पहले खड़ा होकर कहे, हम ये करने वाले हैं? क्या ऐसा मुमकिन था? नहीं। ब्रिटिश और अमेरिकी देशभक्तों ने तो बस, लेकिन ये आज के पश्चिमी देशों में हो रहा है। उनका शिकार बनाया जा रहा है। आप जानते हैं, अगर आप एक ईसाई, यहूदी, हिंदू या नास्तिक हैं, ओह, मैं भी। अगर आप इस्लाम के अलावा कुछ और मानते हैं, तो वह चेतावनी आपके लिए है। मेरा मतलब है, वे इसे छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं, वे इसे बहुत स्पष्ट कर रहे हैं। वे आपके पीछे पड़े हैं। वे एकजुट हो रहे हैं और वे ऐसा करना चाहते हैं। आप जानते हैं, यही उनका लक्ष्य है। वे इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। आप जानते हैं, वे चाहते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म हो, और वो है शैतान का धर्म, शांति का धर्म। मैंने ये कई बार बताया है। वे या तो आपको धर्म परिवर्तन करने का प्रस्ताव देंगे, या आपसे जजिया कर देने की मांग करेंगे, या फिर आपको मार डालेंगे। आप जानते हैं, इनके पास 3 ही विकल्प होते हैं। कोई विकल्प नहीं है। चिंता की जरूरत नहीं। मैं हमेशा यहूदियों का साथ देता हूं, क्योंकि वे जानते हैं कि किससे निपटना है। चाहे आप नास्तिक, ईसाई, यहूदी या हिंदू हों, हमें इस आसन्न विनाश के खिलाफ
एकजुट होना होगा। और हम क्या करें? यही पश्चिमी माता पिता कर रहे हैं। वे बच्चों को इन इस्लामवादी प्रचार कार्यक्रमों में भेजते हैं जहां वे प्रार्थना करते हैं। अपने बच्चों से ऐसा न करें। अपने बच्चों के साथ ऐसा न करें। उस बच्चे जैसा बने। ये नीचे नहीं गया, यहां तक कि वो टीचर भी। देखिए, टीचर को देखिए, वह भी नीचे चला गया। ये बेशर्म लोग, बेशर्म। इन्हें देखिए, इनकी बातें सुनिए। तुम्हें एक कट्टरपंथी, एक फंडामेंटलिस्ट, एक आतंकवादी के रूप में लेबल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस्लाम समाज को डराने के लिए आया था, विचारों और सोच की प्रक्रिया को डराने के लिए आया था। वरना हमारी धर्म को सच क्या बनाता है? अगर इस्लाम सच है तो टकराव जरूरी है। सभ्यताओं और विचारधाराओं का टकराव जरूरी है। टकराव होना ही चाहिए। यह तो शांतिपूर्ण विकास का मामला भी नहीं है। मान लीजिए धीरे धीरे गोरे, ईसाई, नास्तिक और धर्मनिरपेक्ष लोग खत्म हो जाएं और वे हमारे खत्म होने का इंतजार करें, क्योंकि उनकी प्रजनन दर हमसे ज्यादा है। और फिर आप जानते हैं 2130 तक पूरा यूरोप मुस्लिम हो जाता है। आप जानते हैं जैसे ये धीरे धीरे हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। यहां एक टकराव होगा, यहां एक भिड़ंत होगी। कुछ वैसा ही जैसा कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म के बारे में कहा था। पूंजीवाद से समाजवाद में कोई शांतिपूर्ण परिवर्तन नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। वहां एक क्रांति होनी ही चाहिए। हम देख रहे हैं समाजवादी डेमोक्रेट्स हमारे देश बर्बाद करते हैं। वे हमेशा दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करते रहते हैं। वे नवाचार को खत्म कर देते हैं। वे उत्पादकता को खत्म कर देते हैं। वे आपकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने या आपके जीडीपी को बढ़ाने के नए तरीकों को भी खत्म कर देते हैं। तो यूके को देखिए, देखिए यूरोप में क्या हो रहा है। यह अनिवार्य है। आखिरकार उनके पास दूसरों के पैसे खत्म हो जाते हैं। फिर पूंजीपति जागेंगे और पूछेंगे, ये क्या किया? अगर हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहता है तो इस्लाम के साथ भी यही बात लागू होती है। शांतिपूर्ण परिवर्तन नहीं होने वाला है। बस एक समय आएगा जब आपको उठ खड़ा होना पड़ेगा और टकराव होगा। हमें नहीं पता ये कब होगा। मेरे पास आपके लिए एक अच्छा वीडियो है, मैं वो आपको चलाकर सुनाता हूँ। उसमें वो आपको एक अच्छी टाइमलाइन बताएगा। इस्लाम और गैर इस्लामी चीजें जैसे सेकुलरिज्म, लोकतंत्र या आजादी साथ नहीं रह सकते। यही बात ब्रिटिश सरकार उन्हें अब समझ आ गया है। इसी कारण अब उनका बजट करीब 150 मिलियन है। सिर्फ प्रिवेंट स्कीम पर ही। आप सिर्फ आतंकवाद की ही बात कर रहे हैं। MI6, MI5 GCHQ, इनका बजट सालाना करीब 650 मिलियन पाउंड तक जाता है। हमें जरूरत है। क्या आपने सुना? यह शायद ब्रिटिश सरकार का पुराना क्लिप है। वे यह महसूस कर रहे हैं। तब ब्रिटिश प्रतिष्ठान अभी भी कोशिश कर रहा था। वह अभी भी थोड़ा बहुत मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था। तो वे इन आतंकवाद रोधी संगठनों के बजट बढ़ा रहे थे। लेकिन फिर वोक माइंड वायरस आ गया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, हमें कुछ संतुलन ढूंढना होगा। चलो कुछ अति दक्षिणपंथी लोगों को भी शामिल करें। और तब से कट्टरपंथियों की हिस्सेदारी, मुस्लिम कट्टरपंथियों की हिस्सेदारी घटती जा रही है। पहले ये 90% हुआ करती थी। यूके की टेरर वॉच लिस्ट में पहले सभी कट्टरपंथी मुस्लिम थे। अब यह संख्या 70% रह गई है। और उन्होंने इसकी जगह किसे दी है? उन्होंने कुछ नई श्रेणियां जोड़ दी है, जैसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसका मतलब है कि हम अपनी नीतियों में ब्रिटिश मूल्यों को सबसे आगे रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम वापस लाएं। हम चाहते हैं कि ब्रिटिश मूल्यों को हर चीज में सबसे आगे रखा जाए। तो इसे भी कट्टरता का एक रूप माना गया है। इसी तरह उन्होंने हिस्सेदारी घटाई है। तो बात यह है कि भले ही ब्रिटिश प्रतिष्ठान या ब्रिटिश सरकार एक संस्था के रूप में या ब्रिटिश राज्य मुकाबला कर रहा हो, लेकिन असल में कोई प्रतिरोध नहीं है। प्रतिरोध धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उन्हें देखिए। उस डर को दिल में बैठाना जरूरी है, क्योंकि वर्चस्व को आप जानते हैं स्थापित करना पड़ता है। हाँ, सिर्फ वर्चस्व अपने आप नहीं आ जाता, उसे स्थापित करना पड़ता है। एक और हाँ, ये है ये आदमी, पाकिस्तानी आदमी। ये तो वो भी नहीं ले रहा। असल में ये पाकिस्तान में अपनी कट्टरपंथी सोच की वजह से लोकप्रियता हासिल कर रहा था। वो उस आदमी के साथ बैठा है। वो कहता है, गोरे लोग तुम्हें चाबी आसानी से नहीं देंगे, इसके लिए लड़ना होगा।
इसी के लिए वो उन्हें तैयार कर रहे हैं। मैं एक इंजीनियर हूं, इसे ढलाई से बनाना पड़ता है। एक और बिल्कुल परंपरा उसी सही में है जो कि सही बुखारी है। इसमें लिखा है, अल्लाह के रसूल कहते हैं, मुझे विजय दिलाई गई है। अगर आप अध्याय 8:60 देखें तो उन्होंने कहा, जितना हो सके तैयारी करो, दुश्मन को डराने के लिए युद्ध छेड़ो। तो दुश्मन को डराना वास्तव में इस्लाम का हिस्सा है। मेरा मतलब है, ये ऐसी चीज है जिसे हमें अपनाना और समझना चाहिए जहां तक जिहाद के कानून का सवाल है। ये सही है। ये लोग कुछ भी बना नहीं रहे हैं, वे 100% सही है। जरा उन्हें देखिए, उन सबके पास BS है, वे सभी पढ़े लिखे लोग हैं। आप इस्लाम की शिक्षा के लिए बुशरा शेख के पास नहीं जाते, आप इन विद्वानों के पास जाते हैं। वे जानते हैं कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने इस्लाम का अध्ययन किया है और मैं आपको बता रहा हूं, वे 100% बिल्कुल सही है। मुझे तारा द्वारा विजय मिली थी। अगर आप अल्लाह से डरते हैं तो लोग आपसे डरते हैं। कुरान बहुत स्पष्ट है, अपने दुश्मनों और अल्लाह के दुश्मनों के दिलों में डर बैठा दो। वे ऐसा कर रहे हैं, वे आ रहे हैं। इस दौरान हम पश्चिमी लोग और ये वोक जोकर क्या कर रहे हैं? वे अपने बच्चों को उनकी मस्जिदों में भेज रहे हैं। बिल्कुल दयनीय। खैर, मैंने कहा था कि ये वीडियो सुनाऊंगा, सुनिए। मेरी समझ में ये 100 साल की योजना है जिसमें हम 50 साल आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल सही। और वे कैसा कर रहे हैं? उन्होंने कौन कौन से मुकाम हासिल किए हैं? सोचिए, अगर हम एक कदम पीछे लें तो कतर मध्य पूर्व का एक बहुत छोटा देश है जिसकी नागरिक 3,50,000 से कम है। छोटा सा देश कतर ब्रिटिश शिक्षा, कनाडाई शिक्षा, उच्च शिक्षा और अमेरिकी विश्वविद्यालयों को दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा पैसा दे रहा है। तो ये छोटा और अमीर देश पश्चिमी लोकतांत्रिक विश्वविद्यालयों को इतना पैसा क्यों देगा? और इसका मकसद सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके असर डालना है। और कतरियों के पास एक बया है। इस्लाम में बया मुस्लिम भाईचारे के प्रति आध्यात्मिक शपथ है। कतर के शाही परिवार मुस्लिम ब्रदरहुड के सभी धार्मिक आदेशों, फैसलों और फतवों का पालन करते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई कंजर्वेटिव्स मेरी बात सुनते हैं। कई कंजर्वेटिव रिपब्लिकन अमेरिकन मेरी बात सुनते हैं, जिससे मुझे चिढ़ और गुस्सा आता है। ट्रंप का कतरियों के प्रति नरम रवैया मुझे पसंद नहीं। कतर सबसे खतरनाक देशों में से एक है। वे सचमुच फंडिंग कर रहे हैं। वे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एंटी वेस्टर्न सोच को पैसे दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी कैंपसों में जो ये सारे वोक पागल लोग दिखते हैं, ये सब कतरी पैसों से प्रभावित हैं। अरबों ने UK और US की यूनिवर्सिटीज़ में अरबों रुपए लगाए हैं। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में उन्होंने अरबों डॉलर लगाए, जो उनके लिए मामूली बात है। गजब का आइडिया है, मानना पड़ेगा। क्या? हाँ, जब आप हमारे युवाओं के दिमाग में घुस सकते हैं तो सेनाएं भेजने की क्या ज़रूरत है? और फिर बस देखिए कैसे अराजकता फैलती है। इसीलिए मैं इजराइल का समर्थन करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इजरायली जानते हैं कि वे किससे और किस चीज़ से निपट रहे हैं। इसी वजह से मुझे यह चिढ़ाता है, गुस्सा दिलाता है, निराश करता है जब मैं देखता हूँ कि पारंपरिक रूप से जो रूढ़िवादी अमेरिकी हुआ करते थे, खैर वे अब भी हैं। रूढ़िवादी अमेरिकी रिपब्लिकन की भारी संख्या वे इजराइल का समर्थन करते हैं। लेकिन अब एक नया वोक राइट है, जैसे कि कैंडेस ओवेंस और ये सभी लोग जो इजराइल से नफरत करते हैं। वे इजराइल के प्रति अपनी नफरत में अंधे होकर असली मुद्दे कतर, मुस्लिम ब्रदरहुड, मिस्र से ध्यान हटा रहे हैं। ये लोग हमारे सभ्यतागत दुश्मन हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, ये न तो रिपब्लिकन बनाम डेमोक्रेट का मुद्दा है, न ही अमेरिका और मध्य पूर्व का। ये पूरा पश्चिमी सभ्यता बनाम इस्लामी सभ्यता का मुद्दा है। यही बात है। जब आप इसे उस नज़रिए से देखते हैं तो यह समझ में आता है कि ठीक है, हमारे विरोधी कौन है। सऊदी अरब और UAE आजकल, आप जानते हैं, खासकर UAE, जितना ज़्यादा वे पश्चिमीकरण की ओर बढ़ते हैं, उतना ही हमारे हित उनके साथ मेल खाने लगते हैं। लेकिन कतर के पास पश्चिमीकरण का सुनहरा मौका था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप जानते हैं, हमारे पास यह एक छोटा सा देश है। मुझे लगता है वे प्रति व्यक्ति आय में दुनिया के सबसे अमीर देश है। मुझे लगता है कि उनके यहाँ प्रति व्यक्ति GDP लगभग 1,50,000 अमेरिकी डॉलर है। आप जानते हैं, 10-15 अरब डॉलर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके लिए ये कुछ भी नहीं। उन्होंने ये साबित किया है। अगर आप दुनिया के सबसे ताकतवर देश संयुक्त राज्य अमेरिका की बुनियादी मूल्यों को हिलाना चाहते हैं,
तो 10 अरब डॉलर कुछ भी नहीं है। इन अरबों में से कुछ को कोलंबिया और हार्वर्ड में लगा दो, बस हो गया। आपको हर विश्वविद्यालय में जाने की भी जरूरत नहीं है, बस कुछ विश्वविद्यालयों में चला जाए, बस हो गया और आपका काम पूरा। असल में वे विश्व स्तर पर ब्रदरहुड का प्रतिनिधित्व हैं। हमारा अनुमान है कि कतर $1 ट्रिलियन संपत्ति का इस्तेमाल सॉफ्ट पावर के रूप में कर रहा है ताकि वो विश्वविद्यालयों, मीडिया और राजनीतिक नेताओं में अपनी पकड़ बनाकर अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सके। कतर ब्रदरहुड के हितों का सबसे बड़ा प्रतिनिधि है, जिसका मकसद लोकतांत्रिक देशों को नष्ट करना है। वे यही सब कर रहे हैं। असल में उनका मकसद सिर्फ लोकतांत्रिक देशों को ही नहीं, बल्कि पूरी पश्चिमी सभ्यता को नष्ट करना है, जिनकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश तकनीकी रूप से लोकतांत्रिक और पश्चिमी सभ्यता का हिस्सा है, यही वे नष्ट करना चाहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि वे परोपकारी हैं और यूनिवर्सिटीज को फंड कर रहे हैं, लेकिन असल में वे पश्चिमी देशों में बातचीत का स्वरूप बदल रहे हैं। हमास, मुस्लिम ब्रदरहुड का फिलिस्तीनी चैप्टर, इजराइल और पश्चिमी लोकतंत्रों को नष्ट करने के इरादे से काम करता है। हमास यहूदी विरोधी है, लेकिन फिलहाल इसे छोड़ते हैं। इसे एक तरफ रख देते हैं। यहूदियों के बारे में भूल जाइए। जैसे मैं कहता हूं, अगर आप रूस को रोकना चाहते हैं तो हमें यूक्रेनियों को हथियार देने होंगे। अगर हम नहीं चाहते कि हमारे युवा लड़के रूस के साथ युद्ध में फंस जाएं, तो यूक्रेनियों को हथियार दीजिए, उन्हें जो भी चाहिए दीजिए। जैसे चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध में कहा था, औजार दो, काम पूरा होगा, वैसे ही यूक्रेनियों को जरूरी औजार दो, वे भी काम पूरा कर देंगे। इसका अर्थ है कि एस्टोनियाई, लातवियाई, पोलिश और बाल्टिक देशों को रूस से युद्ध नहीं करना होगा। ठीक वैसे ही अगर आप इस दुश्मन को दूर रखना चाहते हैं, इस्लामिस्टों को, जिहादियों को, जिनकी पश्चिम पर कब्जा करने की महत्वाकांक्षा है, जैसा कि वे आपको हर दिन बताते हैं, तो हमें इजराइल को सुरक्षित रखना होगा। यह सिर्फ उन यहूदियों की देखभाल करने से कहीं बड़ा है, आप जानते हैं, जैसे ये वोक राइट वाले जो इजराइल से नफरत करते हैं, इजराइल ड्रेनेज सिंड्रोम। यह सिर्फ इजराइल से कहीं बड़ा है, ये हमारे हित में है। हमारे से मेरा मतलब है ये पश्चिमी सभ्यता के हित में है। हमारे हित में है कि इजराइल स्थिति बनाए रखे। इसी वजह से पश्चिम 78 वर्षों से उसका बचाव करता रहा है। हम अब अपना रुख क्यों बदल रहे हैं? क्यों? कुछ बदल गया है। हम मुस्लिम दृष्टिकोण को लेकर ज्यादा ग्रहणशील हो गए हैं, जो सही नहीं है, क्योंकि उनका लक्ष्य अलग होता है। यह आत्मघाती है। हम गेज फॉर गाजा कहते हैं। आप गाजा का समर्थन क्यों करते हैं? क्योंकि अगर इजराइल गाजा बन जाता है तो फिर सभी समलैंगिकों को छतों से फेंक दिया जाएगा। आप मूल रूप से एक दूसरा अफगानिस्तान बना देंगे, तालिबान का अफगानिस्तान। क्यों? लेकिन वे सुनना नहीं चाहते। ठीक वैसे ही ये सारे वोक राइट वाले लोग। हाँ ठीक है, अमेरिका बहुत बड़ा है, लेकिन यही पहला कदम है। यही पहला कदम है। वे यह नहीं देख सकते क्योंकि वे बस इजराइल विरोधी उन्माद से पीड़ित हैं। वे यहूदियों से नफरत करते हैं, वे इजराइल से नफरत करते हैं। जो भी हो, वे इस्लामिस्टों के साथ भी हाथ मिला लेंगे। तो ये वोक राइट वाले, ये गाजा के लिए गे लोगों से ज्यादा अलग नहीं है। वे लोकतंत्र और लिंग समानता के खिलाफ हैं। वे महिलाओं व समलैंगिकों को दबाना और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार खत्म करना चाहते हैं। हमास ने 7 अक्टूबर को अमेरिकी और ब्रिटिश नागरिकों की हत्या व अपहरण किया था। हैरानी की बात है कि कुछ बेहतरीन विश्वविद्यालय जैसे अमेरिका के आईवी लीग्स, यूके का ऑक्सफोर्ड और लंदन विश्वविद्यालय भी ऐसा कर रहे हैं। कुछ सबसे होशियार, सबसे शिक्षित युवा लोग लोकतंत्रों के युवा नागरिक, और वे हमास का समर्थन कर रहे हैं। वे लोकतंत्र विरोधी अश्लील आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं जो मृत्यु की संस्कृति और लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। साथ ही ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को भी। युवा लोगों को रेड ग्रीन गठबंधन यानी कट्टर वामपंथ के गठजोड़ में ढाला जा रहा है, जिसने कई बेहतरीन यूनिवर्सिटीज पर कब्जा कर लिया है। कट्टर वामपंथी और इस्लामवादी दोनों पश्चिमी वर्चस्व को खत्म करना चाहते हैं। यही इनका साझा मकसद है। इसे हम रेड और ग्रीन अलायंस कहते हैं। तो हमारे बुद्धिजीवी जो मुस्लिम ब्रदरहुड के पैसे से प्रभावित हैं, अब पश्चिमी देशों के नागरिकों की दूसरी पीढ़ी को अपनी ही देश, अपनी ही संस्कृति को नष्ट करना सिखा रहे हैं। और ये चौंकाने वाला है। खैर, मानना होगा, इस्लामवादियों को दाद देनी होगी। मेरा मतलब है, उन्हें पता था कि वे पश्चिम को सैन्य रूप से हरा नहीं सकते।
उन्होंने कहा, रुकिए, कुछ और प्रयास करते हैं। ये जीनियस है, शैतानी जीनियस, और साथ ही दयनीय भी, हमारी तरफ से दयनीय।